हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा पहला चैप्टर चल रहा है संबंध एवं फलन, और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा पार्ट। भाई इसके पहले पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। तो भाई इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। ठीक है भाई, इसके पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ाया था कि भाई एकाकी फलन क्या होते हैं, बहुएक फलन क्या होते हैं, आच्छादक फलन क्या होते हैं। अगर आपको वह वीडियो देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी हम शुरू करेंगे भाई प्रश्न नंबर 3। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर बॉक्स x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन, जहां जो f फंक्शन है हमारा वो भाई r से r तक है। r अर्थात वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। हमारा फंक्शन क्या है, f(x) बराबर बॉक्स x। अब भाई ये बॉक्स x क्या है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। कह रहा है कि ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है। जहां जो बॉक्स x है उसका भाई अर्थ क्या है, x से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक। ठीक है भाई, तो हमें सिद्ध करना है कि यह वाला फलन ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। तो भाई अभी ये बॉक्स x क्या है, भाई बॉक्स x को ना हम बोलते हैं स्टेप फंक्शन या एक स्टेप फलन है। भाई यहाँ इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे यहाँ बॉक्स x का अर्थ है कि x से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक, लेकिन भाई हमेशा पूर्णांक। ठीक है, अभी भाई इसका अर्थ हम जान लेंगे। जैसे बॉक्स x का अर्थ क्या हुआ, जैसे भाई मान लो कहीं पर लिखा है 2.9, तो भाई इसका अर्थ होगा कि 2.9 से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक। अर्थात अगर ये संख्या पूर्णांक लिखी हो, मान लो कहीं पे लिखा हो बॉक्स 3, तो इसका भाई अर्थ होगा 3। चूंकि ये पूर्णांक है तो बराबर का पूर्णांक ले लो। लेकिन अगर कोई संख्या पूर्णांक ना लिखी हो और ये वाला बॉक्स लगा हो तो क्या करना है भाई, उससे जो कम वाला सबसे नजदीकी पूर्णांक है वो आपको लेना है। अब 2.9 का नजदीकी पूर्णांक कौन होगा, कम वाला 2 होगा, और अगर अधिक वाला लेना होता तो 3 होता। तो अर्थात अगर 2.9 बॉक्स का अर्थ देखेंगे तो आएगा 2। अगर कहीं पे लिखा हो 3.4 तो भाई इसका भी अर्थ होगा 3। ठीक है, क्योंकि भाई 3.4 से कम पूर्णांक कौन है, 3 है। अगर कोई संख्या माइनस में हो, जैसे लिखा हो -1.2, अब भाई इससे कम पूर्णांक कौन सा होगा, -2। अब यहां पे ध्यान रखना है, आप कभी भी भाई -1 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि -1.2 से छोटा जो पूर्णांक होगा वह -2 होगा। -1 हो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि भाई माइनस में संख्याएं उल्टा चलती हैं, जो बड़ी दिखती है वह छोटी होती है। तो भाई इस प्रकार से आप बॉक्स x का मतलब समझ सकते हो कि भाई कम या बराबर का महत्तम पूर्णांक। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया हमारे बॉक्स x का मतलब। अभी आते हैं अपने फंक्शन पे f(x) बराबर बॉक्स x। तो अगर भाई इस फंक्शन को हमें खोल कर लिखना पड़े तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, एकदम भाई ध्यान दीजिएगा। f(x) बराबर, अब यहां पर बहुत ध्यान देना है। अब भाई इधर हम लिखेंगे वैल्यू x की, और भाई बताएंगे कि अगर x की वैल्यू इतनी है तो f(x) का मान कितना होगा। जैसे भाई आप यहां x को लिख लो, अगर x का मान 0 से लेकर 1 के बीच का है, 1 नहीं है, हम यहां 1 नहीं ले रहे हैं, 0 से 1 तक का मान ले रहे हैं, तो भाई आंसर आएगा 0। जैसे लिखा हो 0.5, 0.6, 0.8, तो मान भाई हमेशा 0 आएगा। इसी प्रकार से अगर 1 से लेके 2 तक की वैल्यू हो तो वहां हमेशा मान 1 आएगा। इसी प्रकार अगर 2 से लेकर 3 तक की वैल्यू हो तो भाई मान हमेशा 2 आएगा। ऐसे ही तो आएगा भाई, 2.9 लिखा है तब भी 2 आएगा। अगर यहाँ 2.5 लिखा होता तब भी मान 2 ही आता। अगर यहाँ पे आप ले लो माइनस वाला, भाई इस प्रकार से कहीं पे लिखा हो, अगर -1 से 0 तक की वैल्यू हो तो भाई मान आएगा -1।
और इस प्रकार से ऊपर नीचे आप लिख सकते हो। तो भाई ये तो हो गया केवल समझने के लिए कि बॉक्स x का मान किस प्रकार से वैरी करेगा। भाई पूर्णांकों के बीच में बॉक्स x का मान किस प्रकार हम ले सकते हैं। लेकिन भाई हमारा मेन सवाल है कि यह ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। हमें भाई ये वाला सिद्ध करना है पार्ट। तो भाई आते हैं सबसे पहले आप आ जाओ एकाकी के लिए। अब भाई पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम एकाकी कैसे करते हैं। अगर हम मान लें भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एकाकी कब होता है, अगर f(x1) बराबर f(x2) हो और भाई कहीं पर आ जाए कि x1 बराबर x2 है। अगर आप फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2 रखें और x1 बराबर x2 आ जाए तो भाई समझ जाओ ये एकाकी है, और अगर बराबर नहीं आता है तो यह एकाकी नहीं होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे भाई, मान लो कि फंक्शन x1 का मान 3 रख रहे हैं हम, ध्यान देना एकदम, और भाई फंक्शन x2 का मान भी हम 3 रख रहे हैं। तो क्या भाई जरूरी है कि x1 और x2 बराबर होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों भाई? अगर भाई फंक्शन x1 का मान 3 है तो हो सकता है कि भाई बॉक्स में 3.5 लिखा हो तब भी मान 3 आएगा, और भाई हो सकता है 3.6 लिखा हो तब भी मान 3 आएगा, हो सकता है भाई 3.8 लिखा हो तब भी मान 3 ही आएगा। अगर भाई बॉक्स में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 कुछ भी लिखा हो, फंक्शन का मान तो भाई 3 ही आएगा। अर्थात अगर फंक्शन के मान बराबर हैं तो x1 और x2 के मान बराबर नहीं होंगे। भाई काफी सारे मान हो सकते हैं, और अगर बराबर नहीं है तो यहां आप भाई साफ साफ लिख दो कि एकाकी नहीं होगा। ठीक है भाई? तो भाई यहां पर केवल समझने वाली बात है कि अगर फंक्शन के मान हमने 3-3 मान लिए, आप 4-4 मान लो, 5-5 मान लो, तो भाई जरूरी नहीं है कि x के मान समान हो। एक फंक्शन के मान के लिए भाई x के आप हजारों मान ले सकते हो। 3 दशमलव करके आप कोई भी संख्या लिख दो, उसका मान 3 ही आएगा फंक्शन में। तो भाई x के जब 1 से ज्यादा मान हो जाते हैं तो वह एकाकी नहीं होता है। ठीक है, अभी आ जाओ आच्छादक पर। अब भाई आच्छादक को देख लो कि आच्छादक है या नहीं है। भाई उसके लिए क्या करो, प्रॉपर आप फंक्शन बना लो f। ठीक है, अब भाई है क्या कि r से r तक है, इधर भी रियल नंबर्स इधर भी रियल नंबर्स। अब भाई लिख लो रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आप कोई भी संख्या लिख दो वह वास्तविक होगी। अब लिख लो भाई, मान लो भाई यहाँ लिखा है 1, फिर लिखा है 1.1, 1.2, 1.3, इस प्रकार से। फिर भाई मान लो डॉट 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 डॉट, यहाँ 2 लिखा है, फिर लिखा है 2.1, 2.2, डॉट 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 डॉट। इधर भी भाई इस प्रकार संख्या लिख लो 1, 1.1, 1.2, डॉट 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 डॉट, फिर आ जाएगा 2, 2.1, 2.2, 2.3, डॉट 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 डॉट। हमने भाई यहाँ पर केवल प्लस की संख्याएं लिखी हैं, आप चाहो तो माइनस की लिख लो, 0 लिख लो, अपरिमेय संख्याएं लिख लो, परिमेय संख्याएं जो भी चाहो लिख सकते हो, सब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर बॉक्स x का मान 1.1 है तो फंक्शन का मान 1 आएगा। अगर 1.2 है तब भी 1 आएगा, 1.3 है तब भी 1 आएगा, 1.4 होता तब भी 1 आता। पहली बात, अगर 2 है तो 2 आएगा, ऐसे यहाँ 1 पर भी तो 1 आएगा। 2.1 है तब भी 2 आएगा, 2.2 है तब भी 2 आएगा, आगे भाई 2.3 होता तब भी 2 ही आता। तो भाई पहली बात तो देखने से ही लग रहा है कि ये एकाकी नहीं है, एक पर ही कई सारे लगे हुए हैं, तो ये एकाकी तो हुआ नहीं। अर्थात 1 और 2 के बीच में जितनी संख्याएं होंगी सबके लिए फंक्शन का मान 1 होगा। और भाई 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं ये किसी को पता नहीं, अनंत संख्याएं होती हैं, मान होगा 1। इसी प्रकार 2 और 3 के बीच में जितनी संख्याएं होंगी सबका मान होगा 2। तो यहां से पहली बात तो देख के ही लग रहा है कि ये एकाकी नहीं है। दूसरी बात, आप ध्यान दो कि भाई मान आप इधर कितना भी रखो, इधर हमेशा पूर्णांक ही आएगा, क्योंकि भाई इसका अर्थ है पूर्णांक। अर्थात बॉक्स x में आप कोई भी संख्या रखो
उत्तर हमेशा पूर्णांक ही आएगा। तो इधर 1.1, 1.2 इनको भाई कोई पूछने वाला नहीं है भाई, इनका कभी उत्तर आएगा ही नहीं, क्योंकि 1.1 का तो 1 हो जाएगा, आगे 2 हो जाएगा, आगे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अर्थात इधर जो संख्याएं दशमलव में हैं 1.1, 1.2, उसका प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा पूर्णांक आएगा। और अगर इनका भाई कोई बनेगा नहीं तो ये आच्छादक नहीं होगा। तो यहां आप भाई साफ साफ लिख सकते हो कि अगर fx बराबर 1.1 तो x जो है वह r में है ही नहीं, क्योंकि भाई इधर 1.1 के लिए इधर कोई वैल्यू है ही नहीं। और अगर भाई नहीं है तो यह फलन कैसा होगा, यह फलन आच्छादक नहीं होगा। ठीक है भाई। तो यहां पर भाषा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि 1 से 2 के बीच जितनी संख्याएं उसके लिए 1 हो गया, तो 1.1, 1.2 इनको भाई कोई पूछेगा नहीं। तो अगर कभी फंक्शन का मान आपको 1.1 लेना हो तो उसके लिए x r में है ही नहीं, और अगर नहीं है तो आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि भाई आच्छादक का नियम है कि इधर सब लोग ऑक्युपाइड होने चाहिए, कोई छूटे ना। तो भाई ये हो गया कि ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। अब भाई सीधा आ जाओ आप प्रश्न नंबर 4 पर। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर मॉड्यूलस x। भाई हमारे पास कोई फंक्शन है fx बराबर मॉड्यूलस x, जहां भाई r से r तक है, अर्थात रियल नंबर्स के बीच में है। ठीक है। कह रहा है कि ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है, हमको भाई प्रूव करना है। अब भाई आगे जो है उसने मॉड्यूलस x का ना अर्थ बताया हुआ है। अब भाई इसका मीनिंग क्या होता है कि मॉड्यूलस x जो है वह x के बराबर होगा यदि x धन है या शून्य है। अब भाई इसको आप लिखना सीख लो। सबसे पहले fx लिख लो। कह रहा है कि अगर x जो है वह धन है या शून्य है। भाई धन का मतलब होता है कि शून्य से बड़ा होगा तो धन होगा। तो हमने लिख दिया कि भाई x जो है वह शून्य या शून्य से बड़ा है। अगर ऐसा है तो fx का मान होगा x। ठीक है। लेकिन कह रहा है कि अगर x ऋण है, अब भाई ऋण का मतलब क्या होगा, ऋण का मतलब होगा 0 से छोटा होना चाहिए। अगर ऋण है तो उसका अर्थ होगा -x। ये भाई उसने हिंदी में लिखा हुआ है, तो भाई उसको ना आप फंक्शन के रूप में लिखना सीख लो। उसने कहा है कि मॉड्यूलस x का मान x होगा कब, जब x का मान या तो 0 हो, तो हमने भाई बराबर भी लगाया हुआ है, या धन हो। धन का मतलब होता है 0 से बड़ा हो। फिर कह रहा है अगर ऋण का है, ऋण का मतलब है 0 से छोटा लिख दो। यहां आपको बराबर नहीं लगाना है भाई, बराबर लगा दोगे तो यहां 0 भी हो जाएगा। अगर ऋण है तो -x मान होगा। अब आपसे कह रहा है कि यह वाला फंक्शन ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है। तो भाई इस प्रकार के सवाल बेहद आसान होते हैं, जहां उसने पहले ही कह दिया है कि ना एकाकी है और ना आच्छादक है। अब भाई दिमाग में पहले ही आ गया कि ना एकाकी है और ना आच्छादक है, हमें यही प्रूव करना है। तो भाई घुमा फिरा के बस हमें यही प्रूव करना है। अगर ये कह दे कि भाई चेक करो कि एकाकी है या नहीं है, तो भाई दिमाग लगाना पड़ता है कि यार एकाकी है या नहीं होगा। यहां पे क्लियर है कि एकाकी नहीं है। अब भाई यहां देखो मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है। अगर भाई कहीं पे लिखा हो -2 मॉड्यूलस, तो भाई उसका अर्थ होगा 2। और अगर कहीं पे लिखा हो 2 मॉड्यूलस, तो भाई उसका अर्थ भी होगा 2। तो यहां से आप समझ गए कि fx के मान यहां तो बराबर हैं, परंतु x के मान जरूरी नहीं है कि बराबर हों। -2 के लिए भी fx का मान 2 है और +2 के लिए भी fx का मान 2 है। ठीक है। तो यहां लिख दो, अगर हम fx का मान 2 लेकर चलते हैं, ठीक है, fx1 का भी मान 2 ले लो और fx2 का भी मान 2 लेके चलो। तो यहां पे क्या आ गया, fx1 बराबर fx2। जरूरी नहीं आप 2 लिखो, आप 4 लिख लो, 5 लिख लो, कोई भी रियल नंबर लिख लो। ठीक है। तो fx1 का मान हमने 2 ले लिया, fx2 का मान भी हमने 2 ले लिया, दोनों बराबर हो गए। अगर यहां से x1 और x2 बराबर आ जाएं तो एकाकी है। लेकिन भाई अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर fx1 का मान 2 है तो भाई बताओ x का मान क्या हो सकता है। तो भाई शायद x का मान ना
-2 हो, यह भी हो सकता है। तो भाई x1 का मान -2 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है। सेम भाई x2 के लिए है, -2 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है, क्योंकि चाहे माइनस रखो चाहे प्लस रखो उत्तर तो प्लस का ही आना है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि x1 बराबर नहीं है x2, क्योंकि भाई एक x1 के लिए x2 के 2 मान आ जा रहे हैं। अगर ये बराबर नहीं है तो भाई यहां पर एक बात तो क्लियर हो गई कि एकाएकी नहीं होगा। ठीक है भाई, एकाएकी नहीं होगा। इसे आप चाहो तो फंक्शन बना के देख लो, देखना भाई कोई भी गिनतियां लिख लो, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 4.5 भी ले लो, क्योंकि भाई रियल नंबर्स हैं। एक संख्या आप दशमलव की भी ले लिया करो। यहां भी सेम -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 4.5, 8.1 कुछ भी लिख सकते हो आप। भाई रियल नंबर्स में हम कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, कोई भी संख्या लेंगे वो रियल नंबर्स ही होगी। आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहां -4 मान है तो भाई फंक्शन का मान तो +4 ही आएगा। अगर +4 है तब भी +4 आएगा, +4 है तब भी +4 आएगा, -3 है तो भाई +3 आएगा, +3 है तब भी +3 आएगा। सेम भाई -2 के लिए, सेम +2 के लिए। ठीक है, -1 है तब भी भाई +1 आएगा और भाई +1 है तब भी +1 ही आएगा, जो कि भाई मॉड्यूलस लगा हुआ है। अब यहां से तो भाई क्लियर हो गया होगा आपको कि एकाएकी नहीं है। भाई एक पे दो लोग लगे पड़े हैं तो एकाएकी कहां से होगा? एकाएकी नहीं है और ये आच्छादक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई प्लस की संख्याओं को तो आप पूछ रहे हो, 1 2 3 4 करके जा रहे हो, लेकिन भाई माइनस की संख्याओं को कोई पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि मॉड्यूलस का मान कभी भी माइनस में आएगा ही नहीं। बस भाई आपको यही बात यहां लिखनी है। ठीक है, कि इफ अगर भाई fx का मान माइनस में हो तो जो x होगी वो r में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। भाई कभी भी ऐसा कोई मान हो ही नहीं सकता है जिसके लिए फंक्शन का मान -4 आ जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम यहां लिख सकते हैं कि -4, -3, -2, -1 का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है। क्योंकि भाई माइनस की संख्याओं के लिए इधर कोई पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं, वो संख्याएं खाली पड़ी रहेंगी, और अगर भाई खाली पड़ी रहेंगी तो ये आच्छादक नहीं होगा। तो भाई आप यहां साफ साफ लिख सकते हो कि आच्छादक नहीं होगा। और भाई फंक्शन देख के ना आपको समझ भी आ गया होगा कि ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। अब भाई सीधा आ जाओ आप प्रश्न नंबर 5 पर। यहां पर हमारे पास कोई फंक्शन है, r से r है, वास्तविक संख्याओं के बीच में है, और भाई यहां हमें डिटेल उसका इस प्रकार से दिया गया है कि फंक्शन का मान 1 होगा कब? जब x 0 से बड़ा होगा। भाई 0 से बड़ा होने का मतलब है अगर x धनात्मक है तो fx का मान हमेशा 1 होगा। अगर x का मान 0 है तो फंक्शन का मान 0 आएगा, और अगर x 0 से छोटा है अर्थात ऋणात्मक है तो फंक्शन का मान हमेशा -1 आएगा। समझ गए भाई? अगर धनात्मक है तो 1 आएगा, 0 है तो 0 आएगा, अगर ऋणात्मक है तो -1 आएगा। तो भाई हमें लाना है कि ये ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। अब भाई यहीं शुरू करो। मान लो कि fx1 का मान 1 है और भाई हमने कोई fx2 माना है, उसका भी मान 1 है। भाई दोनों का मान 1 है, अर्थात यहां से क्या है, fx1 बराबर fx2 है। दोनों हमने बराबर ले लिए और भाई दोनों का मान लिया कि 1 1 है। तो क्या x1 और x2 बराबर होंगे? भाई जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर x1 का मान 1 है तब भी फंक्शन का मान 1 होगा, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसी भाई कोई भी धनात्मक संख्या अगर हमने x1 के रूप में ले रखी है तो फंक्शन का मान हमेशा 1 आएगा। ऐसा भाई यहां पर लिखा हुआ है।
ऐसे ही x2 में आ जाओ भाई, वहां पर भी एक मान है तो 1 2 3 4 आप कोई भी वैल्यू रखोगे फंक्शन का मान तो एक ही आएगा। अर्थात फंक्शन के एक मान के लिए x के हजारों मान हो सकते हैं। भाई धनात्मक कोई भी संख्या ले लो, फंक्शन का मान एक ही आएगा, ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर हमने फंक्शन का मान एक लिया है और यहाँ x के एक से ज्यादा मान आ जाएं तो भाई समझ जाओ कि एकाकी तो है नहीं, तो यहां लिख दो एकाकी नहीं होगा। ठीक है, अभी भाई ग्राफ बना के देख लेते हैं, सीधा फंक्शन ड्रा कर देंगे। एक ये बन गया, एक बन गया ये हो गया f r से लेके r। अब भाई वास्तविक संख्याएं हैं तो ले लो, -4 लिया, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4, 4.5 5। भाई एक संख्या दशमलव के बीच में डाल लिया करो ताकि लगे कि ये पूर्णांक नहीं है, वास्तविक संख्या है, वरना आपको लगेगा भाई कि ये पूर्णांक है। सेम आप यहां पर भी उतार लो, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5, 5.4, कोई भी संख्या एक दशमलव में बस ले लो। ठीक है, तो अब भाई यहां पे ध्यान दो, अगर ये x के मान है और ये मान है फंक्शन x के, अगर x का मान -4 है, ध्यान देना, अगर माइनस का है तो उत्तर -1 आएगा, अगर -4 है तो -1 पे जाएगा, -3 है तो -1 पे जाएगा, -2 है तब भी 1 पे जाएगा, -1 है तब भी -1 पर ही जाएगा, अगर 0 है तो 0 पे जाएगा। लेकिन अगर प्लस की संख्याएं हैं तो सब 1 पे ही जाएंगी, 2 है तब भी 1 पे जाएगा, 3 है तब भी 1 पे जाएगा, 4.5 है तब भी 1 पे जाएगा, 5 है तब भी 1 पर ही जाएगा। भाई कितनी भी आप संख्याएं धनात्मक ले लो 1 पे जाएंगी, माइनस की ले लो -1 पे जाएंगी, 0 होगा तो 0 पे जाएंगी। अब भाई यहां से देख के आपको लग गया होगा कि ये एकाकी तो नहीं है, क्योंकि भाई कितनी भी संख्याएं ले लो सब जा रही -1 पे या 1 पे ही जा रही हैं, तो एकाकी तो यहां से नहीं है। दूसरी बात, -1, 0 और 1 को छोड़कर जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं उनको भाई कोई पूछ ही नहीं रहा है, वो ऑक्युपाइड नहीं है। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, इनके पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं है। ठीक है भाई, तो भाई यहां लिख सकते हो कि -1, 0 और 1 को छोड़कर भाई केवल 3 संख्याओं के ही प्रतिबिंब बन रहे हैं, छोड़कर किसी भी r का पूर्व प्रतिबिंब भाई जो पूर्व प्रतिबिंब है वह प्रांत में है ही नहीं, प्रांत में नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर यह आच्छादक भी नहीं होगा। भाई आच्छादक का अर्थ होता है कि इधर के सब लोग इधर किसी ना किसी के प्रतिबिंब होने चाहिए, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, इधर भाई सब लोग खाली ही पड़े हुए हैं। अगर प्रतिबिंब नहीं है तो फिर आच्छादक नहीं होगा। और भाई एकाकी भी यहां देख के आप समझ सकते हो कि सब लोग 1 पे जा रहे हैं, 0 वाला 0 पे जा रहा है और बाकी माइनस वाले सब -1 पे जा रहे हैं, तो ये एकाकी भी नहीं है। ठीक है, तो भाई प्रश्न नंबर 5 क्लियर हो गया। अब भाई प्रश्न नंबर 6 पे आ जाओ। हमारे पास दो समुच्चय हैं, a बराबर है 1 2 3, b बराबर है 4 5 6 7, और कोई फंक्शन है जो कि a से b में मैपिंग है उसकी, और हमें भाई फंक्शन का मान दे रखा है 1,4 2,5 3,6, और भाई हमें यह दिखाना है कि फंक्शन एकाकी है। तो भाई सबसे पहले क्या करो, आप फंक्शन ही बना लो। ठीक है, जैसे भाई देखो यहाँ पे हमने बना लिया a, ये हो गया हमारा b, a से b में है, इधर ऐसे बना लो। अब भाई यहाँ है 1 2 3 और यहाँ है 4 5 6 7। ठीक है, अब भाई देख लो यहाँ फंक्शन का मान क्या है 1,4, तो भाई 1,4 बना लो। फिर है 2,5, तो भाई 2,5 बना लो। फिर है 3,6, तो हमने भाई बना लिया 3,6। अगर भाई आप इस प्रकार से बना लेते हो
तो भाई यहीं से पूरी बात क्लियर हो जाती है। अब यहाँ ध्यान दो, अब भाई देख के जान जाओ कि यह एकाएकी है या नहीं है। तो भाई सिंगल के साथ सिंगल है, एक के साथ 4 है, 2 के साथ 5 है, 3 के साथ 6 है, कोई डबल डबल तो है नहीं मैपिंग में। तो क्या है, साफ साफ भाई देखने में लग रहा है कि यह एकाएकी है। ठीक है भाई, यहां लिख सकते हो कि जब अगर हम F4 लेंगे, अगर हम F4 लेंगे तो भाई गारंटी है x का मान 1 ही होगा, 1 के अलावा और कोई मान है ही नहीं वहां पे। तो भाई यहां पे क्लियर है कि यह एकाएकी है। तो भाई अगर इस प्रकार से कभी भी कोई सवाल आता है तो यह बेहद सरल रहता है। आप सीधा भाई यहाँ पे दोनों में दिखा दो कि एकाएकी है या नहीं है। अगर सिंगल सिंगल है तो एकाएकी ही है। अब अगर यहाँ से पूछ देता कि ये आच्छादक है या नहीं है, तो भाई आच्छादक का मतलब होता है इधर कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो भाई 7 जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, उनका यहाँ कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो अगर भाई आपसे पूछता कि ये आच्छादक है या नहीं है, तो भाई यहाँ पे क्लियर है कि यह आच्छादक तो नहीं है, लेकिन भाई एकाएकी है। सिंगल सिंगल है तो एकाएकी है, लेकिन एक प्राणी यहाँ खाली पड़ा हुआ है तो ये आच्छादक नहीं है। भाई वैसे सवाल में पूछ नहीं रहा है कि आच्छादक है या नहीं है, उसने केवल कहा है कि एकाएकी है या सिद्ध कर दो। हमने भाई सिद्ध कर दिया। बाकी भाई आच्छादक नहीं है यह हमने आपकी जानकारी के लिए बता दिया है। अब भाई आ जाओ सीधा प्रश्न नंबर 7 पे। यहाँ पर 2 खंड हैं हमारे पास भाई, 2 फंक्शन हैं, दोनों भाई R से R हैं, वास्तविक संख्याओं के बीच में हैं। तो भाई हमें यह दिखाना है कि यह एकाएकी है, आच्छादक है या नहीं है। यहाँ पर भाई सिद्ध नहीं करना है, हमें खुद ये बताना है कि एकाएकी है या नहीं है, उधर भाई आच्छादक है या नहीं है। तो भाई इस प्रकार के जब फंक्शन आपको मिलते हैं जो थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, जैसे लिखा है fx बराबर 3 - 4x या fx बराबर 1 + x², तो भाई इनको लगाने का हमारे पास एक और तरीका रहता है। जैसे भाई पहले फंक्शन से शुरुआत करो। अब लिखा हुआ है fx बराबर 3 - 4x, जो कि भाई फंक्शन जो है रियल नंबर्स के बीच में है, वास्तविक संख्याओं के बीच में है। तो भाई यहां से क्या करोगे आप, fx1 का मान निकाल लो। यहाँ हो जाएगा 3 - 4x1। फिर भाई मान निकालो fx2 का, तो यहाँ हो जाएगा 3 - 4x2। फिर भाई अगर यहाँ हम fx1 बराबर fx2 कर दें, मान लिया करो कि अगर हम fx1 बराबर fx2 कर दें तो क्या x1 बराबर x2 आएगा। अब भाई इनके मान रख लो। यहाँ हो जाएगा 3 - 4x1, यहाँ हो जाएगा 3 - 4x2, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। फिर आएगा -4x1 बराबर -4x2, -4 और -4 कैंसिल, आ गया x1 बराबर x2। अगर x1 बराबर x2 है तो भाई फलन एकाएकी होगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास तरीका रहता है कि आप fx1 और fx2 के मान निकालो, बराबर कर दो। अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो फलन एकाएकी है, और अगर भाई नहीं आता तो एकाएकी नहीं होता। अब आ जाओ आच्छादक पर। भाई लिखा हुआ है कि fx बराबर 3 - 4x। ठीक है, अभी आप भाई क्या करो, फंक्शन को फिर से मान लो बराबर y। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो उसको आप बराबर y मान लो। फिर आप इन दोनों चीजों को ढंग से देखो। यहां से आप ना अब x का मान निकालो, 3 जाएंगे उधर तो -4x बराबर क्या हो जाएगा, y - 3। देन 4x बराबर क्या हो जाएगा, 3 - y, और x बराबर 3 - y/4। तो भाई ऐसे किया करो, पहले फंक्शन को आप x मान लो, फिर वहां से आप भाई गुणा भाग करके जैसे भी कर पाओ x का मान निकाल लो। अब भाई यहां पे ध्यान दो, y क्या है, y r है, अर्थात हमें y के ना वास्तविक मान रखने हैं और ये चेक करना है कि क्या प्रत्येक y के लिए x का मान वास्तविक आएगा। आप भाई यहां चेक कर लो, आप यहां y का कुछ भी मान रख दो, x का मान हमेशा वास्तविक ही आएगा। माइनस रखो, प्लस रखो, दशमलव में रख दो,
परिमेय संख्या रख दो, कुछ भी रखो भाई, x का मान हमेशा वास्तविक ही रहेगा। ठीक है, तो अगर प्रत्येक y के लिए x का मान वास्तविक है तो आच्छादक होगा। तो यहां लिख सकते हो, यहां प्रत्येक y के लिए x का मान वास्तविक है, और अगर भाई वास्तविक है तो फंक्शन कैसा होगा भाई, फंक्शन जो है वह आच्छादक होगा। ठीक है, तो अगर y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए x का मान वास्तविक है तो फंक्शन होगा आच्छादक। और भाई इधर एकाएकी तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो आप लिख सकते हो कि ये वाला फलन एकाएकी और आच्छादक दोनों है। ठीक है, क्लियर हो गई यहां से। तो भाई इस प्रकार से हमें इसका दूसरा खंड भी लगाना है। अब भाई आ जाओ दूसरे वाले खंड पे। अभी हमारे पास फंक्शन है fx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी यहां भाई हमें वही काम करना है। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले आप fx1 का मान निकाल लो, आ जाएगा 1 प्लस x1 स्क्वायर। फिर भाई निकाल लो fx2 का मान 1 प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, फिर भाई यहाँ पे मान लो, माना fx1 बराबर fx2। अगर हम दोनों को बराबर कर दें तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस x1 स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस x2 स्क्वायर। 1 1 कैंसिल, क्या बचेगा x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। दोनों पक्षों में अगर हम वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 बराबर प्लस माइनस x2। अब भाई देखिए यहाँ x1 के ना दो मान आ गए हैं। अगर एक मान आता तो एकाएकी होता, अगर एक से ज्यादा मान है तो भाई समझ जाओ कि एकाएकी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर भाई किसी भी फंक्शन में एक से अधिक घातें लगी हैं तो भाई वो एकाएकी तो कभी नहीं होगा। यहाँ दो घातें थी तो दो मान आए, तीन होती तो भाई तीन मान आते। यहाँ पर भाई दो घातें हैं तो दो मान आ गए यहाँ पर। अगर भाई तीन घातें होती तो तीन मान आते, तो भाई एकाएकी तो वो बिल्कुल नहीं होगा। अब आते हैं आच्छादक पर। कैसे करते हैं भाई, फिर से आप मान लो, माना fx बराबर y। अब fx का मान क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर y। यहाँ बहुत ध्यान देना है, 1 को उधर ले जाओ तो आ जाएगा भाई y माइनस 1, एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 1, देन x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट y माइनस 1। अब भाई इस x के मान को ढंग से देखो कि क्या y का आप कुछ भी मान रखो तो क्या x का मान वास्तविक आएगा, आएगा भाई। अगर आप y का मान धनात्मक रखोगे तो, जैसे 1 रखोगे यहाँ 0 आ जाएगा, 2 रखोगे 1 आएगा, 3 रखोगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस अंडर रूट 1। अगर आप y का मान माइनस 1 रख दो तो भाई x का मान आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2। अर्थात भाई y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए x का मान वास्तविक नहीं है। ये तो भाई माइनस में आ गया, और माइनस में मतलब काल्पनिक मान है। चूंकि वास्तविक है नहीं तो ये आच्छादक भी नहीं होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि अगर y का मान धनात्मक रखोगे तब तो x का मान वास्तविक आएगा, लेकिन अगर आपने 0 रखा तो देखा भाई माइनस में अंडर रूट आ गया, काल्पनिक मान है। y का मान माइनस 1 रखा, कितना आ गया, माइनस अंडर रूट 2, काल्पनिक मान है, अर्थात वास्तविक नहीं आया। तो यहां लिखेंगे y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए x का मान वास्तविक नहीं है। और अगर भाई वास्तविक नहीं है तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन आच्छादक नहीं होगा। तो भाई यह वाला फंक्शन ना तो आच्छादक आया है और ना ही एकाएकी आया है। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो अगर भाई इस प्रकार के फंक्शन कहीं पर दिए होते हैं
तो भाई उन्हें आप ऐसे हल करें। ठीक है, अब भाई प्रश्न नंबर 8 पे आ जाओ। कह रहा है कि मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन है हमारे पास कोई ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में मैपिंग है उसकी, और कह रहा है कि फंक्शन इस प्रकार का है कि फंक्शन ए कामा बी बराबर बी कामा ए। अब भाई ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे बताएंगे इसके बारे में। कह रहा है कि एक एकैकी आच्छादी फलन है। अब भाई ये एकैकी आच्छादी वो होता है जो एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो। तो भाई हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाला एकैकी भी है और आच्छादक भी है। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम ए और बी दोनों समुच्चयों को ना कुछ मान लेंगे। जैसे यहाँ मान लो 1 कामा 2 है और भाई यहाँ मान लो a कामा b है। भाई हमने कुछ छोटे छोटे माने हुए हैं ताकि भाई a क्रॉस b और b क्रॉस a ज़्यादा बड़ा ना हो। भाई ज़्यादा बड़ा मानोगे तो भाई a क्रॉस b काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो भाई अभी निकालोगे हम a क्रॉस b। अब भाई a क्रॉस b कैसे निकालते हैं हम कक्षा 11 में पहले ही पढ़ चुके हैं, और भाई संबंध एवं फलन की शुरुआत में हमने यहाँ शुरू में ही पढ़ा दिया था। अभी निकालना है a क्रॉस b, तो कैसे निकलता है 1 कामा a 1 कामा b, फिर यहाँ 2 कामा a और 2 कामा b। इस प्रकार से ये हो गया हमारा a क्रॉस b। a वाले पहले पहले आएंगे, b वाले बाद बाद में आएंगे। अभी आपको निकालना है b क्रॉस a, जस्ट उल्टा कर दो। यहाँ पर 1 कामा a है, आप कर दो a कामा 1 b कामा 1, यहाँ हो जाएगा a कामा 2 और भाई यहाँ हो जाएगा b कामा 2। तो हमारे a क्रॉस b और b क्रॉस a निकल आए। अब हमें भाई इसमें क्या करना है, मैपिंग दिखा दो। इधर आ जाओ भाई, ये हमारा है a क्रॉस b और ये वाला होगा b क्रॉस a। फंक्शन है भाई इसके बीच में। अब यहाँ हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, छोटा छोटा लिख लो 1 कामा a 2 कामा a, यहाँ हो जाएगा भाई 1 कामा b और 2 कामा b। इसका जस्ट उल्टा वहाँ लिख लो 1 कामा 1, तो भाई हो जाएगा a कामा 2, यहाँ b कामा 1 और भाई यहाँ हो जाएगा b कामा 2। ठीक है, इतना भाई हो गया। a क्रॉस b निकाल लिया, b क्रॉस a निकाल लिया। अब फंक्शन किस प्रकार से वर्क करेगा ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर कहीं पर फंक्शन a कामा b है तो उसका मान b कामा a होगा, जस्ट उल्टा वैल्यू आएगी। जैसे अगर कहीं पर 1 कामा a लिखा है तो इसका मान क्या होगा a कामा 1, जस्ट उल्टा। फंक्शन में अगर a कामा b लिखा हुआ है तो उसका मान होगा b कामा a। ठीक है, ऐसे ही 2 कामा a का मान a कामा 2 होगा, 1 कामा b का b कामा 1 होगा और भाई 2 कामा b का b कामा 2 होगा। चारों बन गए। अब भाई आप जरा मैपिंग पे यहाँ गौर करो, आपको भाई ये कैसा लग रहा है। तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि ये एकैकी है, क्योंकि भाई सिंगल से एकदम सिंगल चीजें जुड़ी हुई हैं, कोई भाई डबल चीज तो जुड़ी नहीं है। भाई f a कामा b का मान b कामा a है, तो ये भाई साफ साफ आपको लग रहा है कि एकैकी है। तो अगर आप ऐसे भाई मैपिंग बना लेते हो तो आप भाई यहाँ साफ साफ लिख दो कि यह एकैकी है। क्लियर हो गया। अब भाई देख लो, इधर कोई भी अवयव खाली नहीं है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम b क्रॉस a में प्रत्येक अवयव का a क्रॉस b में पूर्व प्रतिबिंब है और अगर है तो यह वाला आच्छादक होगा। आच्छादक हो गया, अर्थात भाई b क्रॉस a में जितने भी अवयव हैं सबका इधर पूर्व प्रतिबिंब है। भाई 4 इधर 4 उधर, चारों जुड़े हुए हैं। अगर भाई चारों जुड़े हुए हैं, आप 10 मान लो तो भाई 10 जुड़े होते, 100 मान लेते तो 100 भी जुड़े होते। अगर भाई सबके सब जुड़े हैं तो आच्छादक है। और भाई एकैकी तो है ही,
क्योंकि भाई सिंगल से एकदम सिंगल जुड़े हुए हैं, आपको भाई साफ साफ दिख रहा होगा। तो ये भाषा लिखना भाई इंपॉर्टेंट है। यहां लिखोगे कि बी क्रॉस ए में प्रत्येक अवयव का ए क्रॉस बी में पूर्व प्रतिबिंब है, अगर ऐसा है तो ये आच्छादक होगा। ठीक है भाई, तो सवाल नंबर 8 भी क्लियर हो गया। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 9 पे। कोई फंक्शन है एफ एन बराबर, अब यहां पर दो कंडीशन है, ध्यान से देखिएगा। n+1/2 मान होगा कब, अगर n का मान विषम रखोगे तब। n/2 मान होगा कब, अगर n का मान सम रखोगे तब। और भाई फंक्शन जो है नेचुरल नंबर्स के बीच में है, अर्थात भाई प्राकृतिक संख्याओं के बीच में है, अर्थात मान हमें n के जो हैं वह 1 2 3 4 इस प्रकार से रखने हैं। ठीक है, तो भाई यहां पर दो कंडीशंस हैं। अगर आप n का मान विषम रखोगे तो आएगा, यहां भाई लिख के देख लो, fn का मान n+1/2 होगा जब n कैसी है, विषम है। ये भाई पहली कंडीशन है। और fn बराबर n/2 होगा कब, जब जो n है वह सम संख्या है। ये दो कंडीशन है। और n के मान हमें कहां से लेने हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अभी भाई आपको ये बताना है कि एकाकी है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। तो भाई देखना बड़ा ही आसान जाएगा यहां से। अब आप क्या करो, आप ना fn का कोई एक मान चुन लो, बड़ा ही सिंपल रहेगा। देखना fn का मान मान लो हम भाई 4 माने ले रहे हैं। fn का मान क्या है, 4। अब भाई दोनों ही कंडीशन अप्लाई करो, ये वाली पहले अप्लाई कर लो। तो भाई अगर fn का मान 4 है तो 4 बराबर n+1/2, 4 दूनी 8, n+1 बराबर 8, n बराबर 7। तो अगर fn का मान 4 है तो n का मान 7 आया, ध्यान दीजिएगा। अब आप यहां चाहो तो n1 भी लगा सकते हो ऐसे करके। अगर fn1 का मान हमने 4 माना तो n1 का मान क्या आ गया, 7। दोबारा fn2 का मान अगर हम 4 ले लें, लेकिन कंडीशन दूसरी वाली अप्लाई कर दे, तो यहां क्या हो जाएगा, n2/2, तिरछी गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, n2 बराबर 8। बस भाई यहीं पे आपको गौर करना है कि जब हमने फंक्शन का मान 4 लिया और विषम वाली कंडीशन ली तो n का मान 7 आया। दोबारा हमने फंक्शन का मान 4 ही लिया लेकिन कंडीशन सम वाली ले ली तो n का मान 8 आ गया। अर्थात भाई कि हमने दोनों कंडीशन में fn1 बराबर fn2 किया, फंक्शन के मान तो बराबर लिए लेकिन n1 बराबर n2 नहीं आया। n1 और n2 के मान बदल गए, पहले 7 आया दोबारा 8 आ गया। भाई विषम में 7 और सम में 8 हो गया। अगर भाई मान बदल गए हैं तो ये एकाकी नहीं होगा। अगर फंक्शन का मान 4 रखने पर n1 और n2 का मान सेम आता तो भाई हम मान लेते कि एकाकी है। सेम आया नहीं, एकाकी हम मानेंगे नहीं। आगे भाई चलते हैं, इस प्रकार से फिर बना लो। ठीक है, n से n तक बनाना है, बीच में फंक्शन लिख दो और भाई संख्याएं डाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। अब भाई ध्यान दीजिएगा, अगर n का मान 1 है तो 1 + 1/2, तो फंक्शन का मान 1 होगा। अगर n का मान 2 है, सम है, तो ये वाला सूत्र लगाओ, 2/2, तब भी फंक्शन का मान 1 ही होगा। अर्थात इधर अगर 1 मान लोगे तब भी उधर 1 उत्तर आएगा, 2 लोगे तब भी उत्तर 1 ही आएगा। सेम आगे 3 लोगे तब भी 2 आएगा, 4 लोगे तब भी 2 आएगा। रख के देख लो, 3 + 1/2 2, 4/2 तब भी 2, 5 रखोगे तो 3 आएगा, 6 रखोगे तब भी 3 आएगा, 7 रखोगे तो 4 आएगा, 8 रखोगे तब भी 4 आएगा ही आएगा। अर्थात भाई हर एक संख्या के लिए इधर हमारे पास 2 संख्याएं हैं, इसीलिए ये एकाकी नहीं आया है,
क्योंकि भाई ये देखने में ही एकाएकी नहीं लग रहा है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात आच्छादक की, इधर वाली संख्याएं क्या ऑक्युपाइड होंगी? तो होंगी। एक के लिए यहाँ 2 मान है, 2 के लिए है, 3 के लिए है, 4 के लिए है, 5 के लिए है, 6 के लिए है। आप इधर कोई भी संख्या लिख दो, इधर आपको संख्याएं उसके लिए मिल जाएंगी। अर्थात इधर कोई भी संख्या छूटेगी नहीं, सब की सब ऑक्युपाई हो जाएंगी। बस आप लिखते रहो आगे आगे। अगर कोई संख्या छूटेगी नहीं तो ये आच्छादक तो है। ठीक है, तो भाई इधर आप लिखोगे कि परिसर में, भाई उधर वाला परिसर बोला जाता है, परिसर में सभी अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब है। और अगर भाई पूर्व प्रतिबिंब है तो ये आच्छादक होगा। लेकिन भाई एकाएकी नहीं है। तो भाई सवाल में कह रहा था कि क्या एकाएकी आच्छादी है? तो भाई एकाएकी आच्छादी नहीं है, क्योंकि एकाएकी तो है ही नहीं, खाली आच्छादक है। तो यहां आप लिख दोगे भाई नहीं है। अब भाई आ जाओ आप प्रश्न नंबर 10 पे। अब हमारे पास यहाँ 2 समुच्चय हैं, ए है और बी है। भाई ए जो है वो रियल नंबर्स का समुच्चय है, लेकिन वहां पर 3 नहीं होना चाहिए। अर्थात ए में वास्तविक संख्याएं हैं लेकिन 3 को छोड़कर, बी में वास्तविक संख्याएं हैं लेकिन 1 को छोड़कर। ठीक है, तो ए हो गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लेकिन भाई 3 को छोड़कर, और बी हो गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लेकिन 1 को छोड़कर। हमारे पास कोई फंक्शन है x-2 अपॉन x-3, जहां भाई फंक्शन a से b में है। तो हमें यह बताना है कि यह एकाएकी आच्छादी है या नहीं है। ठीक है भाई, एकाएकी और आच्छादक चेक करना है। भाई सबसे पहली बात, जो हमारा डोमेन है a, जो हमारा प्रांत है, उसमें 3 क्यों नहीं है? सबसे पहली बात तो अगर भाई आप 3 मान रख दोगे तो यहां क्या आ जाएगा 3 - 3, और भाई फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा, बटा में 0, अर्थात फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा। भाई तभी उसने वहां 3 नहीं लिखा है। अब रेंज में 1 क्यों नहीं लिखा हुआ है, इसके बारे में भाई हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भाई पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये वाला एकाएकी है या नहीं है। तो भाई देखना बड़ा ही सिंपल रहेगा। यहां पे आ जाओ, सबसे पहले आप मान निकालो f(x1) का, तो यहां हो जाएगा x1 - 2 अपॉन x1 - 3, इस प्रकार से। फिर भाई यहां मान निकालो f(x2) का, तो यहां हो जाएगा x2 - 2 अपॉन x2 - 3। फिर भाई आप जानते हो कि हम लोग मान लेते हैं, माना f(x1) बराबर f(x2). अब भाई इन दोनों को ना यहां बराबर लिख दो। सो x1 - 2 अपॉन x2 - 3, सॉरी यहाँ भाई x1 होगा बराबर x2 - 2 अपॉन x2 - 3। अब भाई हमें तिरछी गुणा करनी है। ठीक है, यहाँ भाई गुणा कर लो। पहले इधर गुणा करेंगे हम, तो आ जाएगा x1 x2, फिर आ जाएगा -2x2, फिर यहाँ हो जाएगा -3x1 और +6 बराबर। अभी इधर गुणा कर लो, तो आ जाएगा x1 x2 -2x1, फिर आ जाएगा -3x2 और +6, तो +6 कैंसिल, x1 x2 कैंसिल। 3x2 को इधर ले आओ आप, तो यहाँ हो जाएगा -2x2 + 3x2 बराबर। यहाँ भाई बचेगा -2x1, 3x1 को उधर ले जाएंगे तो 3x1। अब भाई यहाँ घटा लो, तो आ जाएगा x1 बराबर x2। अगर x1 बराबर x2 आ गया है तो यह वाला फंक्शन जो है वह एकाएकी होगा, 1 फंक्शन। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से आप एकाएकी कर सकते हो। अब यहाँ हम आच्छादक कैसे करेंगे? तो भाई आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, फिर से मान लेते हैं f(x) बराबर y। तो भाई f(x) का मान है x - 2 अपॉन x - 3 बराबर y। अब यहां से आपको ना x का मान निकालना है। कैसे निकालोगे,
x माइनस 2 बराबर xy माइनस 3y। x माइनस एक्स वाई बराबर, यहाँ भाई 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 माइनस 3y। यहाँ x ना कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस वाई और यहाँ 2 माइनस 3y। सो x बराबर क्या आ जाएगा 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। x का मान आ गया। तो भाई सबसे पहले आप फंक्शन को y मान लो, फंक्शन का मान रखो और भाई तिरछी गुणा करो और वहां से आप किसी प्रकार से x का मान निकाल लो। अब यहां ध्यान देना कि भाई हम लोगों ने रेंज में 1 को क्यों नहीं लिया था, क्योंकि भाई अगर यहां रेंज में आप 1 मान रख दोगे तो x का मान इनफाइनाइट हो जाएगा और इनफाइनाइट मान वास्तविक होता नहीं है। इसीलिए भाई यहां 1 मान हम नहीं रख सकते, हम 1 के अलावा और कोई भी मान रख सकते हैं। तो अगर आप यहां 1 के अलावा कोई भी मान रखोगे x का मान वास्तविक ही आएगा। ठीक है भाई, तो यहां लिखोगे कि y के प्रत्येक मान के लिए, क्योंकि 1 तो हमको रखना ही नहीं है भाई, 1 तो हम ले ही नहीं सकते, हमारे पास है ही नहीं। प्रत्येक मान के लिए x का मान वास्तविक है। ठीक है, और अगर भाई वास्तविक है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा भाई, फंक्शन हो जाएगा आच्छादक। तो एकाकी तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया था, आच्छादक अभी प्रूव हो गया भाई। तो ये वाला फंक्शन कैसा हो गया, एकाकी आच्छादी फलन होगा। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 10 भी हो गया। अब भाई बचे हैं प्रश्न नंबर 11 और 12। भाई वो दोनों ही क्वेश्चन काफी सरल है। अगर आपको यहां तक का पूरा समझ में आ गया है तो आप 11 और 12 को बड़े ही आराम से कर सकते हो। ठीक है भाई, तो 11 और 12 भाई आपको स्वयं करने हैं और भाई प्रश्नावली खत्म।